हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों 2022 का केमिस्ट्री का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन हम करा रहे हैं आपको। जो आपका आज 11 अप्रैल को पेपर हुआ है 12th क्लास का, देख लीजिए इसका सॉल्यूशन आज आपको हम करवा रहे हैं। आज ही पेपर हुआ है आपका। सरल गणीय जालक में संकलन दक्षता कितनी है? तो यह है आपकी 52.4%। जलीय विलयन में विलय की पूर्ण वियोजन के लिए वांटाफ कारक के लिए अधिकतम मान वाला यौगिक कौन सा है? तो KCl के लिए 2 मान था, इसके लिए 3 मान है। NaCl के लिए 2 है। Mg सल्फेट के लिए कितना है अपने पास? इसके लिए भी अपने पास कितना है? 2 है। तो आंसर हो गया K2SO4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए NR और LNR और T के मध्य आलेख कौन सा होगा? बच्चों ये वाला होता है, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन आती है वो y बराबर mx + c वाली आती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ अब देखते हैं क्वेश्चन। वॉन आर्केल विधि, ये आपका लेसन नंबर 6 में से था क्वेश्चन कि शोधित की जा सकने वाली धातु युग्म है तो जिरकोनियम और टाइटेनियम है। ऑक्सीडेशन के साथ दिशाने वाली धातु कौन सी है? मैग्नीज है। मैग्नीज की कितनी आती है? +7 आती है। चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला उपसंयोजन यौगिक कौन सा है? तो बच्चों यहाँ मैं आपको बता दूं, इसकी जो आती है संकरण DsP2 आता है, तो इसके लिए वर्ग समतलीय होता है। ये वाला sp3d होता है, तो ये त्रिभुज पिरामिडीय होता है ये वाला। ये पिरामिडीय आंसर आ जाएगा इसका B, NiCO का होल 4, क्योंकि इसका संकरण भी कौन सा आता है? sp3 आता है। हमने जो मोस्ट क्वेश्चन बता रखे थे कि 2022 में आएंगे, और जो उपसंयोजन यौगिक मोस्ट क्वेश्चन बता रखे उनमें ये चीज़ें बता रखी थी। सबसे आबंध लंबाई किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी त्रिज्या सबसे ज़्यादा होगी। आंसर है CH3I। कृतनाकों का सही बढ़ता क्रम क्या होगा? तो बच्चों सबसे ज़्यादा होगा इसमें अल्कोहल का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके बाद आएगा ईथर और लास्ट में आएगा एल्केन। तो सबसे बढ़ता क्रम है। तो सबसे कम कौन सा है अपने पास? प्रोपेन है। तो प्रोपेन देख लीजिए इन दोनों में है। फिर उसके बाद कौन सा आना चाहिए? ईथर। ईथर ये रहा। और सबसे ज़्यादा कौन सा आना चाहिए अपने पास? अल्कोहल। तो आंसर आ जाएगा C। नेक्स्ट देख लीजिए अपना न्यूनतम pKb, इसका मतलब हो गया न्यूनतम pKb हो गया मतलब क्षारीयता। सबसे अधिक क्षारीय कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा होता है? एमीन में एमीन होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा है? 2 डिग्री है। निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोनों प्रकार के म्यू दोष दर्शाने वाला यौगिक कौन सा है बच्चों? AgBr। हीमोग्लोबिन में संकुल में उपस्थित धातु का नाम बताइए, वो कौन सा है अपना? आयरन। रासायनिक मिश्रण ध्रुवण घूर्णन का मान कैसा होता है बच्चों? 0 होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है। पैरा नाइट्रोफिनॉल में से कम वाष्पशील कौन सा होता है? ये वाला तो ज़्यादा का, ये तो होता है कम वाष्पशील, ये होता है ज़्यादा, सॉरी ये होता है अपना ज़्यादा वाष्पशील, ये होता है कम। तो आंसर आ जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये वाला कम वाष्पशील होता है, क्योंकि इसके अंदर होती है अंतःअणु हाइड्रोजन बंध और इसमें होता है बच्चों अंतरा अणु। पेपर बड़ा है इसलिए फटाफट सॉल्व करेंगे। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन द्वारा दर्शाने के लिए ऋणात्मक विचलन कैसा होगा? तो बच्चों ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो गया, यहाँ से देखेंगे अपन, ये हो गया COCH3। ठीक है, ये हो गया अपना क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कण पास आ जाते हैं। कण पास आने की वजह से आयतन कम हो जाता है। आयतन का मतलब ऋणात्मक विचलन। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो ये मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। पीतल में उपस्थित धातु तत्व के नाम लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिंक प्लस कॉपर। सामान्य बहुफलक को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा सुन लीजिएगा इसकी। केंद्रीय धातु तथा परमाणु उससे जुड़े लिगैंडों की द्विक स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये जैसे अपना निकिल है, इससे अपने पास CO जुड़े हुए हैं, तो एक लिगैंड, एक धातु परमाणु से उसके लिगैंड जिस व्यवस्था में जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? समन्वय बहुफलक। इसका बहुफलक कौन सा हो गया? चतुष्फलकीय। इसका IUPAC नाम बताना है। इसका IUPAC नाम लिख लीजिए। एक सेकंड बता देते हैं हम आपको। इसका नाम होगा बच्चों पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। फिर से बोल रही हूँ, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। इसके अंदर कौन सी समन्वय समावेता होगी? इसके अंदर समन्वय समावेता होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर जो लिगैंड होंगे ये एक्सचेंज हो चुके हैं। अमीनो उपस्थित नाइट्रोजन के लिए कक्षों के संकरण का प्रकार लिखिए। अमीन जो होता है वो ये होता है अपना RNH2। तो ये हो गया अपना sp3 हाइब्रिडाइज हो गया नाइट्रोजन का। ठीक है, संकरण कौन सा हो गया? sp3 होगा। कार्बन संकुल उपस्थित सक्रियशीलता बंधन को चित्रित कीजिए। देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे चित्र जो मैंने बनाया है, यहाँ पे अगर यहाँ पर कार्बन की जो है ये वाले इसके काम करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर अपने पास बनती है सिग्मा बॉन्डिंग। अगर यहाँ से क्या देता है बच्चों? ये लिगैंड जो है, ये वाला जो लिगैंड है, ये वाला इसको CO लिगैंड मेटल को देता है, तो बनता है कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर मेटल इसको देता है, यहाँ से मेटल देता है, बनता है पाई बॉन्ड। तो इसको बैक बॉन्डिंग में कहते हैं कि जो मेटल है ये लिगैंड को दे रहा है। वैसे सामान्य केस में क्या होता है? लिगैंड मेटल को देता है
तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन मेटल अगर यहाँ पे देता है तो कौन सा बनता है अपने पास, पाई बॉन्डिंग। तो ये वाली चीज़ अपने को दिखानी थी, ये वाला चित्र अपना। एन प्रकार के अर्धचालक को समझाइए। जब अपन 14वें वर्ग में 15वें वर्ग की अशुद्धियों को मिला देते हैं, जैसे अपन ने मिला दिया सिलिकॉन में 15वां वर्ग नाइट्रोजन या फास्फोरस मिला दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव टाइप के अर्धचालक बन जाते हैं। अनुचुंबक तो प्रतिचुंबक की तुलना आप कर लेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो अनुचुंबकत्व दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्मित है सारे तो प्रतिचुंबकत्व दिखाते हैं। ये अपने अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं को पास होने देते हैं, जबकि ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर से प्रतिकर्षित कर देते हैं। मोलकता की गणना कैसे होगी, एम का सूत्र हो गया WA × 1000 अपॉन MA गुणा V। तो W कितना हो गया 5 × 1000, MA कितना हो गया 40 और V कितना हो गया 250। तो ये हो गया 4 और ये हो गया इस तरह से 5/2 1/2 पॉइंट 1/5 1/2 बराबर कितना आ गया 0.5 आधा मोल। एक प्रोटीन के 300 ml जलीय विलयन में 1.25 ग्राम प्रोटीन वसित है, इसका परासरण दाब पाया गया है, मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो किससे करेंगे, परासरण दाब का सूत्र होता है पाई बराबर CRT। सी को नहीं ले सकते हैं, इसके अंदर सांता नहीं है, सी को नहीं लेंगे तो किसको लेंगे, पाई बराबर अपने पास N/V। अभी क्या पूछ रहा है द्रव्यमान, तो यहाँ से कह सकते हैं पाई बराबर W/M गुणा V गुणा R गुणा T। तो ग्राम कितना है 1.25, R की वैल्यू रख दीजिए 0.083, T की वैल्यू रख दीजिए 300, M तो निकालना है हमें यहाँ से, परासरण दाब कितना दे रखा है वो रख दीजिए पाई की जगह 2.50 × 10⁻³ और V कितना है इसमें, V दे रखा है 300 ml। ठीक है बच्चों, अब ये इस चीज़ को कैलकुलेट कर लीजिएगा, सारी को आंसर आ जाएगा। लेंथेड आकुंचन क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के 14 कक्षा के इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से त्रिज्या में आई कमी, जो क्रमागत कमी होती है वही क्या कहलाती है, लेंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। पूरी तरह से नहीं बताऊंगी बच्चों क्योंकि डिटेल्ड में है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीनी है कि कितना होगा। अब Z बराबर 25 से रखा है M+2 के लिए, तो ये आप कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, ये होता है बच्चों N बराबर N+2, सॉरी म्यू बराबर √N+2। अब आपको n का मान नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ n का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है, n का मान मैक्सिमम 5 हो सकता है। एग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम 5 हो सकती है। अब आप एक एक के लिए करके देख लीजिए। अब Z बराबर 25 के लिए पूछ रहा है तो Z बराबर 25, एक सेकंड और भी आसान निकल जाएगा। 25 मतलब मैंगनीज के लिए कह रहा है, मैंगनीज मतलब Mn+2 के लिए कह रहा है, तो ये हो गया 35 4s2 होता है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, 35 वही 5 है तो हो गया 5 5 + 2 5 और 2 7 7 5 35। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 35। अगर पूरा 36 होता तो 6 आ जाता, लेकिन 35 तो अंडर रूट 35 आ जाएगा। प्रोपिनॉल तथा प्रोपिनॉल में विरोध करने वाले टॉलन परीक्षण को समझाइए। तो बच्चों ये मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। टॉलन परीक्षण को आंसर बनेगा आपका कैसे होगा, टॉलन में क्या है अपना CH3CHO, रिएक्शन किससे होगी AgNH3 का होल ट्वाइस और ये OH है ना, या फिर आप +2 लगा लीजिए, यहाँ पे प्लस लगा लीजिए, एक ही बात है। और साथ में क्या आ जाएगा अपना OHN, क्योंकि OHN की परिस्थिति में तो होगा ही होगा क्योंकि क्षारीय विलयन होता है, तो इसको ऑक्सीकरण करा देंगे तो क्या बन जाएगा CH3COH बन जाएगा। लेकिन H के साथ है तो CH3CO- तो H2O, Ag अलग हो जाएगी, अमोनिया अलग हो जाएगी और रजत अर्पण बनेगा, इसका मतलब सिल्वर वाला बनेगा। आगे देखिए CH3CN वाला, ये क्वेश्चन करा देते हैं आपका। CH3CN थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। CH3CN इसका हाइड्रोलाइसिस कीजिए आप, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो HOH है ना, H और ये OH, H और ये OH, एक H2 बाहर हो गया। काम कितने आ जाएंगे, 3 H2 काम लिए थे तो एक H2 बाहर निकल गया, ये NH3 बाहर हो गया, बच क्या गया CH3COOH। तो आपका ए प्रोडक्ट क्या हो गया एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब एसिटिक अम्ल की रिएक्शन फिर से आपने किससे करा दी, अमोनिया से कराई। अमोनिया से कराएंगे तो लवण बन जाएगा, इसका H जो है वो अमोनिया को मिल जाएगा। आंसर क्या आएगा CH3CONH4+ और ये O-। ठीक है, तो बी का हो गया आंसर अपना CH3CONH4+, इसका हो गया एसिटिक एसिड। अब इसको आप गर्म कर देंगे तो H2O बाहर निकल जाएगा, इसमें से H2O बाहर निकाल दीजिए, ये आंसर आ जाएगा CH3CONH2। इसमें से बाहर निकाल के देख लीजिए आप, CH3COONH4+, तो H2 बाहर निकालेंगे तो NH2 तो यहाँ बच जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकाल देंगे तो केवल ऑक्सीजन बन जाएगा।
तो इसका आंसर आ गया एसिटिक अम्ल, इसमें आ गया CH3CONH4+ और ये आ गया अपना CH3CONH2 एसिटामाइड। ठीक है, आगे देखिए आइसोसाइनेट परीक्षण को समझाइए। आइसोसाइनेट परीक्षण समझा देते हैं। इसके लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ से आइसोसाइनेट परीक्षण मतलब CH3NH2 या C2H5NH2 ले लीजिए, प्राथमिक अमीन है ना। CH3NH2 रिएक्शन होगी क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से, क्या बन जाएगा CH3NC और साथ में क्या बन जाएगा KCl बन जाएगा। और अगर KOH है तो निश्चित रूप से पानी तो बनेगा ही बनेगा। ट्राईमेथिलमीन की पिरामिडीय आकृति को समझाइए। बिल्कुल समझा देंगे। ये N हो गया, पिरामिडीय आकृति है, इसका मतलब ट्राई, ये मैथिल बन गया और ये इसका बन गया लॉन पेयर। आकृति को चित्रित कीजिए, शेप यही बनेगी बच्चों, या तो ये वाली बना दीजिए या फिर ये वाली बना दीजिए। ये बनाया हमने, ये भी बना दिया हमने, ये खींच दिया नाइट्रोजन CH3 और ये CH3 बीच में क्या बन गया लॉन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा CH3 और ये CH3। प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। प्रोटीन को गर्म कर देने पर या अम्ल या क्षार से क्रिया कर देने पर प्रोटीन की आकृति विकृत हो जाती है, इसके हाइड्रोजन बंध जो होते हैं खुल जाते हैं, इसी का प्रोटीन को विकृतीकरण कहते हैं, क्योंकि सारी गोलिका जो होती है वो खुल जाती है। DNA की द्विकंडलीय संरचना को बनाइए, तो द्विकंडलीय संरचना बना के दिखा देते हैं। वैसे तो आप बना ही लेंगे इसको। और इसे बीच बीच में दिखा दीजिए। यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनेगी A का G के साथ बनेगी और C का T के साथ, AGCT इसके बीच में आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए एल्यूमिनियम निष्कर्षण के लिए हॉर हेराल्ड प्रक्रम का, ये बच्चों लेसन नंबर 6 में है। पूरा समझाने का मतलब नहीं है क्योंकि चित्र है पूरा, आप देख सकते हैं। मंडल परीक्षण विधि, इसका चित्र बनाइए। ये भी आपका चित्र इस तरह का बना हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो भी मेरे बच्चे क्लास के पढ़ने वाले उनको बताया था कि 12th ये जो अपना छठा जो चैप्टर है, यहाँ से निश्चित रूप से आपका चित्र आएगा और वो चित्र यहीं से ही आया। यहाँ पर गलित मंडल में धातु चली जाती है, ऊपर ताप पर घुमाया जाता है, इस तरह से। ये क्वेश्चन अच्छा है, 17वां देख लीजिए। एनिलीन को 273 से 278 रुपये केल्विन पे गर्म करना है। ये अपना एनिलीन है, इसको गर्म कर दिया NaNO2+ HCl के साथ, यौगिक A बनता है। आप अच्छे से जानते हैं क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसमें क्या मिला दिया क्यूप्रस क्लोराइड, Cu2Cl2 मिला दिया, तो यौगिक B बनता है। इसके साथ आप बनाएंगे तो सैंड में रिएक्शन होगी। साथ में एक सेकेंड, हाँ कॉपर है ना, हाँ, तो ये बन जाएगा अपना HCl के साथ करेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड को मिलाने पर यौगिक B बनता है। तो यौगिक B क्या बन जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा, HCl के साथ कराएंगे, HCl बाहर हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। यहाँ से आंसर आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो ये तो हो गया A और ये हो गया B, A सोडियम क्या बोले डाइजोनियम क्लोराइड और ये क्लोरोबेंजीन। आगे देखिए क्वेश्चन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को KI के साथ मिलाने पर प्लस KI, तो KCl बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आयोडोबेंजीन। तो A तो हो गया आयोडोबेंजीन। शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति के साथ गर्म कराएंगे, तो यहाँ पर शुष्क ईथर और सोडियम के साथ कराओगे आप तो रिएक्शन कुछ इस तरह से बनेगी, बाईफेनिल बन जाएगा, I प्लस सोडियम, ये I और ये बेंजीन रिंग, ये बन गया, 2 सोडियम के साथ निकल गया। आंसर क्या बनेगा, बाई फेनिल। तो ये तो हो गया A और ये हो गया B। फिनॉल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन CO बंध की लंबाई मैथेनॉल से कम होती है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, फिनॉल हो गया OH और में कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई मैथेनॉल से कम होती है। तो ये कह रहा है कि यहाँ बंध लंबाई कम होती है, इसकी मतलब कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई। एक सेकेंड, तो कौन सी बंध लंबाई की बात कर रहा है यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये बंध लंबाई बात कर रहा है ये वाली की, ये वाली जो बंध लंबाई है ये फिनॉल में कम होती है। रीजन क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं ये यहाँ से, तो इसके अंदर द्विबंध का गुण हो जाता है। इसमें किसका गुण हो गया, द्विबंध का गुण हो गया, जबकि यहाँ पर कोई अनुनाद नहीं होता, यहाँ द्विबंध का गुण नहीं होता। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, सॉरी ज़्यादा होती है, जबकि द्विबंध की कम होती है। ईथर में उपस्थित COC बंध आघूर्ण चतुष्फलकीय कोण से अधिक होता है, ऐसा क्यों है, तो ये ईथर है, ये अपना ROR। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 R ग्रुप हैं इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण
जो बंद कोण है वो बढ़ जाता है। समझ में आ रही है आपको बात कि यहाँ पर ये तो लियोन पेयर हो गए, ये जो आर है ये बल की समूह होते हैं, बड़े समूह होते हैं, जिस कारण में प्रतिकर्षण होता है, जिससे बंद कोण का मान बढ़ जाता है। अल्कोहल में शाखा बढ़ने पर क्वथनांक कम हो जाता है। अल्कोहल में शाखा बढ़ा दीजिए आप, ये देखिए एक तो ये है अपने पास और एक अपने पास ये है ना। तो शाखा बढ़ती जाती है, क्योंकि बच्चों शाखा बढ़ने पर क्या होता है, अणु जो होता है वो गोल हो जाता है। शाखा बढ़ने पे क्या होता है, गोल हो जाता है। सीधी सी बात है, ये वाला जो अणु होगा वो गोल होगा और ये अणु कैसा होगा, सीधा होगा। तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तरह से कह दूँ कि ये वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शाखा बढ़ने पर ये कम हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल शाखा बढ़ने पर कम हो जाता है, और जबकि यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने की वजह से वन डर वाल आकर्षण बलों में कमी आने लग जाती है। वन डर वाल आकर्षण बलों में कमी आती है तो क्वथनांक भी क्या होता है, घटता है। तो शाखित वाले का कम होता है और अशाखित का ज़्यादा होता है। एथेनॉल का क्वथनांक मेथॉक्सीमेथेन से ज़्यादा होता है, क्यों? आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मेथॉक्सीमेथेन में नहीं होती है। एथेनॉल आसानी में चले जाता है, आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। एथेनॉल में हाइड्रोजन बंध बन जाने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिनॉल अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है, क्यों? क्योंकि फिनॉल में से H+ निकल जाने के बाद बनता है यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन, और जब फिनॉक्साइड आयन बनता है तो इसमें अनुनाद पाया जाता है, जिसके कारण ये स्थायी हो जाता है। जबकि अल्कोहल में H+ निकल जाने के बाद जो बनता है वो एथॉक्साइड आयन बनता है। ये C2H5OH है, H+ निकलने के बाद क्या बनता है, एथॉक्साइड आयन बनता है, जिसमें कोई अनुनाद नहीं पाया जाता, अर्थात इसमें ये अस्थायी हो जाता है, या फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद हो जाने की वजह से ये स्थायी हो जाता है। आगे देखिए, अभिक्रिया कोटि को परिभाषित कीजिए। तो कोटि क्या होती है अपनी, R बराबर K A की पावर X और V की पावर Y। तो अभिक्रिया वेग समीकरण में सांता पदों की घातांकों का योग कोटि कहलाती है। वेग स्थिरांक पर अभिक्रिया के सांता का प्रभाव क्या होता है, तो सांता का प्रभाव वेग स्थिरांक पर नहीं पड़ता है, क्योंकि सांता चाहे कुछ भी हो लेकिन वेग स्थिरांक पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में 500 केल्विन तो 600 केल्विन में वेग स्थिरांक 0.03 सेकंड इनवर्स और सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। तो सक्रियण ऊर्जा का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, क्या होता है ये EA निकालनी है अपने को, log K2 बटा K1। देखिए स्टूडेंट, सूत्र होता है log K2 बटा K1 बराबर EA 2.303 R 1/T1 माइनस T2। अब ये 0.03 सेकेंड है, ये किसका दे रखा आपका, ये दे रखा आपका K1 और ये दे रखा आपका K2। तो अपना हो गया ये 0.06 अपॉन 0.03। तो ये K2 की वैल्यू, ये K1 की वैल्यू, काटोगे आप इसको कितना आएगा, log 2 आ जाएगा। log 2 बराबर, और ये की वैल्यू अपने को निकालनी है 2.303 हो जाएगा। R की जगह 8.314 रख दीजिएगा, 1/T1 की जगह बटा 500 माइनस 1/600। अब आप निकाल लेंगे, क्योंकि अब तो सिंपल सा है, log K का मान रख 2 का मान रख दोगे 0.3010 बराबर इस तरह से हो जाएगा ये। अब देख लीजिए आगे क्वेश्चन। अगला अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। तो एक सिंपल क्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की जो संख्या है वो हो जाएगी आणविकता। उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक स्थिति में सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया में प्रारंभिक सांता। देखिए मैं आपको यहाँ पे सूत्र लिख देती हूँ, ये अपना कितना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए जो दे रखा है मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। टी की जगह 30 मिनट रख दिया है। R0 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, यहाँ पर ये 1.0 × 10⁻2 रह जाती कितनी है 0.5, जो रह जाती है शेष उसका मान रख दिया। तो 10/5 आ गया अपने पास। 10/5 रखेंगे 5 दूनी 10 हो गया। log 2 की वैल्यू रख दी, ये लास्ट में अपना आ गया। आप काट देंगे इसको, आपकी सोल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। आगे कर देते हैं यहाँ पे अपन नायलॉन 66। बच्चों नायलॉन 66 का मतलब यहाँ पर अपने पास आ गया एडिपिक एसिड। यहाँ पे यूज़ होता है बच्चों एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला जो है अपना, ये 6 कार्बन का होता है, COOH। ठीक है, तो ये हो गया अपना IPC नाम लिखना था इसका, तो हो गया हेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक, सॉरी हाँ हेक्सेन डाइओइक अम्ल। तो ये हेक्सेन डाइओइक अम्ल हो जाएगा। एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्ल क्या होता है, क्योंकि एसिटिक अम्ल में +I इफेक्ट होता है, जबकि फॉर्मिक अम्ल में नहीं होता। +I इफेक्ट बढ़ने पर अम्लता घटती है। ठीक है, एसिटिक अम्ल में यही तो होता है, CH3 जो होता है वो +I इफेक्ट वाला होता है, जिसके कारण यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जबकि फॉर्मिक अम्ल में ऐसा नहीं होता है। तो सीधा सा रीजन है एसिटिक अम्ल का +I इफेक्ट। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड से अधिक होता है, क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे देखिए, कार्बोनिल समूह के कक्षीय आरेख को चित्रित कीजिए। तो कक्षीय आरेख मतलब CO होता है ये अपना कार्बोनिल समूह नहीं है, और इसका कह रहा है कक्षीय आरेख। कक्ष मतलब कौन सा होगी आकृति, sp2 होगी। अब sp2 के लिए कौन सा होगा,
ये हो गया अपने sp2। और ऑक्सीजन क्या सिग्मा बॉन्डिंग करेगा बेटा, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे C जो होता है ये इसकी आकृति बनती है अपनी sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाली। अब इसके जो ये बनते हैं ये कौन से होते हैं, सिग्मा होते हैं। अब इसके पाई बॉन्ड बनाने अपने को, तो यहाँ पर ये एक पाई बॉन्डिंग और इसकी भी ये पाई बॉन्डिंग। अब जब आपस में यहाँ पे बॉन्डिंग करेंगे तो ये पाई और ये वाली पाई, तो क्या बन जाएगा यहाँ से इस तरह से, जो इसका अपने पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व वो कहाँ जाएगा, ऊपर और नीचे आ जाएगा। खाद्य परीक्षण में प्रयुक्त एस्टर का नाम, तो सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, नाम है इसका सोडियम बेंजोएट। रोजनमुंड अभिक्रिया ये देख लीजिए आप, RCOCl प्लस H2 किसकी उपस्थिति में होगी, पैलेडियम और VSO4, क्या बन जाएगा RCHO प्लस, और ये बन गया अपना HCl। कैनिज़ारो अभिक्रिया HCO किसकी उपस्थिति में होगी अपने पास, ये HCHO क्या होगी, KOH के साथ होगी, ठीक है। क्या बन जाएगा HCOK बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा CH3OH बन जाएगा। नाभिक योगी में कार्बन पर नाभिक आक्रमण से बने चतुष्फल के मध्यवर्ती को चित्रित कीजिए। देखिए बच्चों, इसके जो अपने पास आंसर बनेगा ये देखिए मैंने आपके लिए जो बनाया है। ये देखो कीटोन अपना कैसे होता है, ये वाली स्थिति होती है, ये R होता है और ये R होता है। तो इसमें जो बॉन्डिंग हम दिखाएंगे, इसमें एक तो पीछे की तरफ जुड़ते हुए और दूसरा जो हम दिखा देंगे ये आगे की तरफ जुड़ते हुए, एक वेज पे और एक डैश पे, ये वाली चीज़ बनी। अब स्लो स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का ऐड होगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये किस पे ऐड करेगा, एक सेकंड इसको मैं ढंग से दिखा देती हूँ। ये R हो गया अपना, है ना। अब ये दूसरी भी पोजीशन, या तो आप RR दिखा दीजिए, A और B दिखा दीजिए, आपकी मर्जी है। ये A हो गया और ये B हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, तो ये अपने जुड़ गया। अब यहाँ पर ये देखिए ये कौन सी थी, sp2 स्टेट थी। अब sp2 से क्या हो गया, चतुष्फल के हो गया। और जो इंटरमीडिएट जो आपका बना है वो आंसर यही है, जो अब इंटरमीडिएट आया ना एग्जाम में, ये है वो आपका इंटरमीडिएट। ये बनाना था आपको, ये O माइनस हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए, ऊपर क्या आया माइनस, और इस पर क्या आया बच्चों प्लस आया। जब ऐसे ऊपर प्लस आया तो ये जो अपने पास न्यूक्लियोफाइल है ये इससे अटैक करेगा, तो ये जो अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो ये कार्बन जुड़ गया यहाँ पर। कार्बन जुड़ने के बाद इस पर आ गया माइनस। अब ये OH प्लस जो होगा वो उससे किस में जुड़ेगा, ये फास्ट स्टेप में जुड़ेगा, और ये H जुड़ जाएगा इससे। जब H जुड़ जाएगा OH आ गया, A आ गया और ये B आ गया, और ये क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपने पास आंसर। आपका आंसर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये वाला पूछा गया था। ये आपका पेपर सॉल्व हो गया बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, कठिन भी पूछा गया था। थोड़ा बहुत क्वेश्चन पैटर्न पूछे भी जाते हैं ताकि बच्चों में मेरिट डिसाइड हो सके। चलिए मिलते हैं हम अपन नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों लैब असिस्टेंट की जो तैयारियां हैं वो मैं आपको वीडियो डाल रही हूँ, तो आप चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लैब असिस्टेंट की वीडियोस के लिए मैं रेगुलर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी। चलो बच्चों अच्छा चलते हैं, हम मिलते हैं अपन नेक्स्ट लैब असिस्टेंट क्लास में। शेयर करिएगा, आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।